अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे कुछ थॉट्स होते हैं जो गाहे बगाहे मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो में भी कुछ थॉट्स हैं, कुछ ख्यालात हैं जो मैं समझता हूं आपके भी काम आ सकते हैं और बहसियत कौम हमारी स्टेट के लिए भी वो कारआमद हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने लास्ट में जाके एक सजेशन आपके साथ शेयर करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, न्यूज़ वगैरह, उसको बुनियाद बना के मैं आपके साथ एक सजेशन शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत किसी की भी हो, बेशक वो खान की हो, जरदारी की हो या शरीफ खानदान की हो, किसी की भी हुकूमत हो, जब भी कोई हुक्मरान इक़्तिदार में आता है उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो पिछले हुक्मरानों के लिए हुए कर्जों को उतारने के लिए मजीद कर्जा लेता है। और यही काम खान के साथ भी हुआ। जब खान ने इक़्तिदार में आना था उसने बड़े बड़े दावे किए कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मुल्की हालात ऐसे थे कि उसको सर्वाइवल के लिए फिर दोबारा वही काम करना पड़ा जो कि रवायती सियासतदान कर रहे थे, यानी उसको फिर कर्जा लेना पड़ा। आज इस वीडियो में लास्ट में जाके मैं एक सजेशन आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे खसूसन उतने चंक को, मैक्सिमम वीडियो के उस चंक को आप शेयर करें, वायरल करें, ताकि हुक्मरानों के आगे एक और ऑप्शन आए कि अगर वो चाहें तो हमें इस मुल्क को डेट फ्री कर सकते हैं, हमारा कर्जा खत्म कर सकते हैं और इस मुल्क को टेक्नोलॉजी में कहां से कहां लेके जा सकते हैं। वो सजेशन मैं लास्ट में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट की तरफ आए तो मार्केट जो है अच्छी, थोड़ा सा कल डिप लिया, थोड़ी सी मार्केट ने करेक्शन की क्योंकि जितनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, जितने ज़्यादा लोग लेवरेज लेके, उधार लेके तो ट्रेडिंग कर रहे थे, फ्यूचर ट्रेडिंग, वो उनके अकाउंट वॉश होने थे तो लिक्विडेशन हुई अच्छी खासी, लेकिन दोबारा जो है मार्केट ग्रीन होना शुरू हो गया। अगर हम डोज कोइन की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर डोज कोइन ने इस 19-20 सेंट की वैल्यू को ब्रेक किया तो शायद बिटकॉइन, इसकी डोज कोइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, और डोज कोइन बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और कल जब इलॉन मस्क ने ट्वीट की कि भाई डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड टेस्ला ने यूज करना शुरू कर दिया, बल्कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस होगी 19-20 सेंट की वैल्यू। और आप देख लें जैसे ही इसको रेजिस्टेंस हुई तो उसके बाद मार्केट में ओवरऑल लिक्विडेशन का एक करेक्शन होनी थी। यहां से जब उसकी करेक्शन हुई है तो डोज कोइन की प्राइस जो है वो 19 सेंट से नीचे होगी। अभी ये हाइप जो है, जो कि टेस्ला की वजह से डोज कोइन की प्राइस में आई थी, अब वो हाइप खत्म होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर हाइप, नेक्स्ट कोई हाइप मूवमेंट होता है तो डोज कोइन की प्राइस जो है आपको दोबारा 20 सेंट से ऊपर जाती नजर आएगी। अदरवाइज मैंने आपको बताया था ये जो इस तरह के मीम कॉइन्स और शिट कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होती ही किसी ना किसी वाक़े या किसी ना किसी सेलिब्रिटी की वजह से होती है। तो अदरवाइज इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसमें ट्रेडिंग का मेथड मैंने आपको बताया था कि आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कैसे होती है, आपने YouTube पे लिखना है इल्मे आलिम और फिर लिखना है ग्रिड। आप लिखेंगे तो मैंने ग्रिड बॉट के ऊपर जितनी वीडियोस बनाई हैं वो आपको मिल जाएंगी, वहां से आप सीखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है LTC लाइट कॉइन। जो है कभी मेरा फेवरेट कॉइन हुआ करता था, मेरा ख्याल है सन 2017-18 में मैंने लाइट कॉइन बाय किया, तो मेरी अच्छी खासी जो पोर्टफोलियो था वो लाइट कॉइन के ऊपर था। लेकिन लाइट कॉइन जो है पिछले 2 सालों में जब पूरी मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए तो उसमें सबसे बैड परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसी रही। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में शामिल होती थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते मेरा ख्याल 25वें या 30वें नंबर की रेंज में ये ट्रेड हो रही है, क्योंकि लोग यहां से सरमाया निकाल के उन क्रिप्टो करेंसीज में सरमायाकारी कर रहे हैं जहां पे उनको उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो क्रिप्टो करेंसीज जो है उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे, वो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप होंगे, जैसे कि लेयर 1, ईथर किलर्स, सोलाना, एवलांच, टेरा लूना, ये ब्लॉकचेन्स डेवलप हुई। और तो आपको पता है 2021 में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइस एप्रिसिएशन देखी जाए तो वो टेरा लूना के प्रोजेक्ट की थी। अच्छा, लेकिन इस माह में LTC के अंदर एक ये विम्बल अपग्रेड होने वाला है जनवरी 2022 में। ये ऑलरेडी सितंबर में हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई, लेकिन उस वजह से फिर उसकी प्राइस जो LTC की नीचे जाना शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने LTC में, मैंने 147 पे LTC बाय किया है $2000 का, इस उम्मीद के साथ कि जब ये विम्बल अपग्रेड होगा तो LTC की प्राइस जो है दोबारा
$200 से ऊपर क्रॉस कर सकती है। तो पहले भी मैंने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 2017 या 18 में मैंने LTC बाय किया था, ये समझ के कि यार ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रांजैक्शन जैसे ही उसके नेटवर्क पे लोड पड़ता है तो उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है, ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो हो जाती है और ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है। तो उसका बेहतरीन अल्टरनेटिव मेरी नज़र में ये लाइट कॉइन था। लेकिन हुआ क्या कि लाइट कॉइन का चूंकि यूज केस कोई नहीं था सिवाय इसके कि वो एक बेहतर अल्टरनेटिव था बिटकॉइन के, लेकिन जो कम्युनिटी है, क्रिप्टो कम्युनिटी, उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर ही ट्रस्ट किया और सारा सरमायाकारी LTC पे जाने के बजाय वो चला गया बिटकॉइन की तरफ, और बाकी जो सरमायाकारी थी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन थे वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये बैड परफॉर्मिंग रहा है, लेकिन इसके बाद इस अपग्रेड के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी कम्युनिटी और डेवलप करेगी, क्योंकि ये जो विम्बल अपग्रेड है इसके बाद इनकी ट्रांजैक्शन मजीद सिक्योर हो जाएंगी और इनकी ट्रांजैक्शन जो है वो मजीद स्पीडी हो जाएगी। शायद एक हाइप क्रिएट हो, और हाइप क्रिएट होती है तो LTC की प्राइस जो है ऊपर जाती है, आपको नजर आएगी। तो जो फर्स्ट इसको रेजिस्टेंस LTC की प्राइस को नजर आएगी, मैंने वैसे अभी सुबह उठ के इस न्यूज को पढ़ने के बाद मैंने $2000 का LTC बाय किया है। ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, मैंने तो रिस्क लिया है कि इसकी प्राइस जैसे ही $200-250 पे जाती है तो मैं इसको सेल आउट करके मार्केट से निकल सकता हूं। तो इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी वो मेरा ख्याल है ये $153 के करीब है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो LTC की प्राइस की रेजिस्टेंस है वो $165-164 की है। अगर उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देती है तो LTC की प्राइस जो है हमें $200 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस है। अगर आपने LTC बाय करना है तो मेरा नहीं ख्याल आपको यहां पे बाय करना चाहिए, आप इंतजार करें। अगर तो यहां पे रेजिस्टेंस को LTC की प्राइस ब्रेक नहीं करती है, नीचे का सफर करती है, तो फिर दोबारा आप अपना बाय ऑर्डर 140 के करीब $141 पे लगा सकते हैं। अगर मार्केट यहां से LTC की करेक्शन करती है, नीचे जाती है, तो उसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है मेरी नजर में वो $140 है। ठीक है, यहां पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एल सल्वाडोर के सदर नायब बुकेले उसने ट्वीट किया, आई थिंक आई माइट हैव मिस्ड द डिप दिस टाइम। आपको शायद मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि माइकल सेलर और नायब बुकेले जब कभी भी मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करती थी तो ये बिटकॉइन बाय करके फौरन कम्युनिटी को अपडेट करते थे। लेकिन क्या वजह है कि इस बार मार्केट अच्छी खासी करेक्शन कर रही है, $40,000 पे आई है, लेकिन इन दोनों की ट्वीट नहीं आ रही है। मैंने साथ अपनी ओपिनियन का इजहार किया था कि मेरा मानना यह है कि इनकी नज़र में बिटकॉइन की प्राइस शायद मजीद नीचे डिप करे, शायद $30,000 तक जाए। लेकिन अब ये जो ट्वीट किया नायब बुकेले ने, आई थिंक आई माइट हैव मिस्ड द डिप दिस टाइम, क्या ये एक तरह का सिग्नल नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है अब जितनी उसने करेक्शन करनी थी कर ली है, अब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो उसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही जाएगी। अगर हम चार्ट में बिटकॉइन की प्राइस का जायजा लें तो ये देखें, मैंने जब आपके साथ चार्ट शेयर किया था, ये सारी डिटेल शेयर की थी, तो साथ पहले आपको कहा था कि जब तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर नई सरमायाकारी नहीं आएगी, 3 ट्रिलियन यानी 3,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ चुकी है, उसमें से कई मार्केट अपनी करेक्शन कर चुकी है। जब तक नई सरमायाकारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं आएगी वो बिटकॉइन और इथेरियम में नहीं आएगी। जो पुरानी सरमायाकारी है सारी की सारी वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी से, एक करेंसी से निकल के दूसरी करेंसी, जैसे मैंने कैश आउट करवा के फंड्स रखे हुए थे, LTC की खबर आई, मैंने LTC में पैसे फेंक दिए। तो इस तरह जो ट्रेडर्स हैं वो एक करेंसी से सरमाया निकाल के जहां से वो प्रॉफिट में है उन करेंसीज में डालते हैं जिनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्तों में उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो अगर तो नया सरमायाकारी आएगी तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती नजर आएगी। अदरवाइज ये मैंने आपको कहा था कि इसी खास रेंज में मुमकिन है आइंदा 6 माह के लिए बिटकॉइन की प्राइस इस खास रेंज में यानी $30,000 से लेके और तकरीबन $70,000 की रेंज में इसी तरह हमें शायद 6 माह बिटकॉइन की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती नजर आए। लेकिन नायब बुकेले का ये स्टेटमेंट देना और नीचे जस्टिन सन जो ट्रॉन फाउंडेशन के सदर हैं, बाद में उन्होंने ट्रॉन को खैर बात कह के फिर एज ए एम्बेसडर कहीं चले गए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि मैंने तो जब बिटकॉइन की प्राइस $40,000 पे आई थी तो मैंने 100 बिटकॉइन बाय कर लिया था। दूसरे लफ्जों में आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नायब बुकेले ये सोच के बैठ गया कि शायद बिटकॉइन की प्राइस जो है दोबारा $40,000 को भी नहीं जाएगी। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जैसे पिछली मिड में क्रैश में बिटकॉइन की जो लोएस्ट प्राइस थी वो $30,000 उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई थी। तो जहां मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें वो सजेस्ट ये कर रहे थे कि शायद बिटकॉइन की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
इस साल की वो $40,000 या $39,000 की हो गई हो। ठीक है, तो इट्स अ बिग मिस। मैंने भी बिटकॉइन जो है वो बाय नहीं किया इस लोएस्ट में। मैं भी इंतजार कर रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $30,000 पे जाए तो मैं अपना बाय ऑर्डर लगाऊं। अच्छा जी, उसके बाद ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर जब बिटकॉइन की प्राइस $100 थी तो उस वक्त बिटकॉइन की कैपिटलाइजेशन कैपिटल कितना था। तो मैंने तो चूंकि मैं उस वक्त एक तरह का एक क्वेश्चन एंड आंसर ले रहा था तो मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन ये एक उस्मान शफी हैं जी, ये हमें टाइम टू टाइम जो है अपनी चार्टिंग वगैरह करके शेयर करते रहते हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ट्विटर में उन्होंने वो कहीं मेरी वीडियो में क्वेश्चन देखा और उसका सारा रिजल्ट निकाल के तो उन्होंने बताया कि तकरीबन जब बिटकॉइन की प्राइस $100 थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है $1.2 मिलियन की कैपिटलाइजेशन थी, जो अभी चार्ट आपको नजर आया। नेट जरा मेरा स्लो है, मैं माफी चाहता हूं। 1.2 मिलियन के करीब टोटल मार्केट कैप था। ये देखें, आपको नहीं 1.54 मिलियन कैपिटल था जब बिटकॉइन की प्राइस $100 थी। ठीक है, और उस्मान शफी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये थोड़ी जहमत की है मेरी कम्युनिटी मेंबर के लिए। अच्छा जी, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कुछ बड़ा वियर्ड सा बंदा, आपको मुख्त चेहरों के शक्लो सूरत बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक्चुअली इंसान नहीं है, ये रोबोट है। और मेरे दोस्तों भाइयों, आने वाले वक्तों में 5 साल या 10 साल, ज्यादा टाइम नहीं आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप जो है रोबोट्स आपके साथ बैठ के आपको कंपनी दे रहे होंगे, चाय बैठ के पी रहे होंगे। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो ये देखें, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये रोबोट है। इसके ऊपर उन्होंने ह्यूमन स्किन, ह्यूमन लुकिंग हेयर और सारी जो बॉडी पॉस्चर्स है वो सारे के सारे इंसान की तरह है, और अंदर वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आने वाले वक्तों में रोबोट जो है वो इंसान को तब्दील करेंगे। हमारा मुआशरा किस करवट बैठेगा, मैं तो एटलीस्ट अभी फिलहाल उसको गैस नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन है रोनन, और मैंने आपको कहा कि एसएलपी की प्राइस जो है वो डाउन है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप भी मेरी तरह ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और आप एसएलपी की प्राइस की वजह से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही एसएलपी या अगर आपने AXS टोकन बाय किए हुए हैं उन दोनों को इथीरियम के साथ पेयर बना के अब रॉन जो टोकन है फ्री में मिंट करें। तो उसके लिए आपने उनका जो कटाना एक्सचेंज है, उस जो डेक्स है उनका, वहां पे जाके आप स्टेकिंग कर सकते हैं। मैंने स्टेकिंग की हुई है और उस वजह से मुझे अच्छा खासा वहां पे बेनिफिट भी हो रहा है। अगर आप चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कैसे आपने करना है। ये देखें, यहाँ पे आपने स्वाप में जाना है, आपने रोनन वॉलेट में आपके फंड्स होने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ स्वाप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वाप पे क्लिक करेंगे तो ये katana.ronanchain.com ये वेबसाइट ओपन होएगी। यहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो जो आपको वहाँ पे रॉन टोकन मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जिस दिन इनकी लॉन्चिंग होगी, जिस दिन रोनन का टोकन बाकायदा लॉन्चिंग करेगा पब्लिक सेल के लिए, उस वक्त जिस जिस बंदे ने रॉन टोकन इधर से मिंटिंग के जरिए अर्न किए होंगे वो उसकी फ्री में मनी होगी। मेरा ख्याल है 200 से ज़्यादा रॉन टोकन जो है वो हो गया। तो आप भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा खासा ग्रो हो रहा है इसका। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो जब ये लॉन्च होगा तो ये तकरीबन इसके पीछे ये देखें, ये एड्रेसेस है, एक्टिव एड्रेसेस। जो मार्केट कैप है रोनन का इस वक्त $5.45 बिलियन का इसके पीछे इस वक्त मार्केट कैप है। तो जब ये लॉन्च होगा तो एक रोन टोकन की क्या वैल्यू होगी आप इमेजिन करें। मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो $10 से ज्यादा हो सकती है। इट ऑल डिपेंड क्या होता है जी, उस वक्त क्या लॉन्चिंग से पहले ये मार्केट कैप जो है ऑक्सी इन्फिनिटी वाले किसी और अपने टोकन में मूव कर लेते हैं या यहीं रहता है। अगर यहीं रहता है जो रॉन टोकन होल्डर्स होंगे उनको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखें, मैं आ गया हूं। ये देखें, मैंने 292 रॉन टोकन जो है यहां से मिंट कर लिए हैं। मैंने एसएलपी, जितने मेरे स्कॉलर एसएलपी अर्न कर रहे थे, मैंने उनको यहां पे स्टेकिंग पे लगा दिया। उनको मैंने अपनी पॉकेट से पे कर दिया, बल्कि उन्होंने जो एसएलपी टोकन अर्न किए थे उनको मैंने स्टेकिंग पे लगा के रॉन टोकन में मिंट कर रहा हूं। ठीक है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में इससे पहले कि मैं आपको अपनी ओपिनियन का इजहार करूं, जो मैं आपको कह रहा था कि आप अगर कोई भी हुक्मरान चाहे कि वो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है तो ये क्रिप्टो कम्युनिटी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा मुमकिन है। वो कैसे आगे जाके बढ़ाता हूं, लेकिन सबसे पहले ये ब्राज़ील, मैंने आपको बताया था ब्राज़ील भी उन ममालिक में शामिल है जिसके बारे में ये तवक्को की जा रही है कि 2022 में वो भी बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार दे देंगे। उनका एक शहर है रियो डी जनेरो, मुझे तो पता नहीं सही प्रोनाउंस भी करना आता कि नहीं। उसके मेयर ने प्लान किया जी कि वो जितना उनके शहर का मतलब ट्रेजरी होगी, उस ट्रेजरी का 1% वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे
और इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपने जो सिटी का जो टैक्स पे करना होता है, अगर वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए करेगा तो उस पर मेरा ख्याल है 10% वो डिस्काउंट भी देंगे अगर वो टैक्स अपने जमा करवाएगा उस शहरी हुकूमत को। तो ये भी एक तरह का मैं मैसेज जो है इसको पाकिस्तान के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। अगर क्रिप्टो करेंसी एक थ्रेट होता तो ये जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को ना सिर्फ रेगुलेट किया है, जिन्होंने रेगुलेट नहीं किया वो इस इंडस्ट्री को बंद नहीं कर रहे, वो उसको बैन नहीं कर रहे, बल्कि वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे इस इंडस्ट्री के से हम बहसीयत कौम, बहसीयत रियासत हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सारी कंट्रीज जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, जो हमसे कई साल हमसे आगे की सोच रखने वाली कंट्रीज हैं, अगर वो क्रिप्टो मार्केट को बैन नहीं कर रही हैं तो हम क्यों इस बारे में सोच रहे हैं, क्यों हम बैंक्स और कारपोरेट्स के चक्रों में फंसे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जी कि इन्वेस्टर्स और क्रिएटर, ये मैं क्यों आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि एनएफटीज होता क्या है ये, बल्कि अगर कोई मुझे सुन रहा है हुकूमती अरकान में से तो उनके लिए एक तरह का यूँ समझ लें कि इन्फॉर्मेशन है कि जो टैक्स अवेडर होंगे, जब आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो वो अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी एनएफटी बाय करके रख लेंगे। उस एनएफटी को बाय करके वो एक्चुअली टैक्स, जो कि वो एक एसेट होगा, तो टैक्स से अपने आप को बचाने के लिए वो अपने पैसे को वो एनएफटी बाय करके रख लेंगे ताकि उनके ऊपर टैक्स लागू ना हो। तो इसी तरह जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि एनएफटीज बाय करके एक दूसरे को बाइंग सेलिंग कर रहे थे, तो उससे अपने जो टैक्स लॉस से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो अमेरिका का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है उनको इस बात का इल्म हुआ है, अब वो दोबारा उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का इरादा रखते हैं। तो मैं एक्चुअली एक तरह की सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना है तो इस तरह के चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है कि अगर टैक्स अवेडर जो है इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो यू वुड हैव टू बी केयरफुल, आपने इस बारे में भी लाजमी सोचना है। अच्छा जी, लास्ट में बाइनांस एक्सटेंड्स फुल सपोर्ट टू पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ 100 मिलियन, जो पाकिस्तान में स्कैम हुआ था। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अब बाइनांस ने बाकायदा, सीजी ने जो बाइनांस के मालिक हैं उसने बाकायदा ट्वीट की है कि बाइनांस चाहता है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको वो फुली फैसिलिटेट करे कि जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन स्कैम्स के बारे में, जिन स्कैम्स की वजह से क्रिप्टो मार्केट के हवाले से हमारे यहाँ फंड क्रिएट हुआ था कि शायद हुकूमत पाकिस्तान बैन करने जा रही है। इसलिए उसको पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद हो रही है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करे, लेकिन रेगुलेट लाजमी करेगी। इस मार्केट को यूज करते हुए जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको हुकूमत पाकिस्तान लाजमी रोकने की कोशिश करेगी। अच्छा, अब ये सीजी ने किया है इसी को, और ये किसने हमें बताया है ट्विटर पे, इमरान रियासब है, ये सिंध सूबे के जो FIA के साइबर क्राइम है उसके ये हेड है। इन्होंने ट्विटर पे अनाउंस किया और उसकी एक न्यूज़ बनी है कि सीजी ने फुल ताउन करने की पेशकश की है। ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ न्यूज़ शेयर करके कि अगर हुकूमत पाकिस्तान बैन करने के बजाय जो स्कैम्स होते हैं थोड़ी सी अगर तहकीक करें तो इन स्कैम्स को हम पकड़ भी कर ट्रेस आउट भी कर सकते हैं और बाकायदा पकड़ के इनकी रोकथाम भी कर सकते हैं इस तरह के केसेस के। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेथर ने 3 एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया है जिनके बारे में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये इलीगल एक्टिविटीज में शुमार हुए हैं ये वॉलेट्स, तो उन्होंने उन वॉलेट्स को जो है वो फ्रीज कर दिया। अब जितने उसमें स्कैमर्स ने, फ्रॉडस्टर्स ने फंड्स रखे हुए थे वो तो फंड्स उनके भी किसी काम नहीं आए। तो इस तरह हम स्कैम्स को, फ्रॉड्स को रोक सकते हैं हम लीगल तरीके से, अगर हम मार्केट को रेगुलेट करें। इस मार्केट को, इस इंडस्ट्री को बैन करना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में जो मैंने आपको के साथ सजेशन शेयर करनी थी, देखिए मेरा मानना यह है, इमरान खान साहब को परेशानी है, जब ये हुकूमत में आए थे तो जितने हमारे रिजर्व्स थे सेंट्रल बैंक में वो इतने कम थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जो इमरान खान ने इलेक्शन के दौरान जो वादे किए थे उन सब वादों में उन सारे जो अयादा किया था कि उन्होंने कर्जा नहीं लेना और बगैर कर्जे के मुल्क को चलाना, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उनको मजबूरन कर्जा लेना पड़ा। और उस जब भी आप फॉरेन कंट्री से कर्जा लेते हैं तो आप अपनी एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी पे को अंडरमाइन करते हैं। आप फॉरेन पॉलिसी को अगलों के जिनसे आप कर्जा ले रहे हैं उनकी मंशा के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को। मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस मुल्क को डेट फ्री करना चाहती है तो उसको किसी भी कंट्री के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम करें, अभी बाइनांस ने अपनी फुल कोऑपरेशन की ऑफर करवाई है,
अभी आप कोई ना कोई अपने टीम भेजें उनके पास, बाइनांस के पास, और उनको कहें कि हम आपको, आपका हेडक्वार्टर दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, हम आपको हेडक्वार्टर ओपन करने की परमिशन देते हैं, आप हमारे खजाने में $3 अरब रखवाएं। मैं नहीं समझता कि बाइनांस जो इतना बड़ा सरमाया क्रिप्टो मार्केट की सबसे जो बड़ी एक्सचेंज है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज, वो बाइनांस है। बाइनांस लाजमी वहां पे रखवाएगा, और जब वो हमारे रिजर्व में $3 बिलियन रखवाएगा, आप उसका हेडक्वार्टर यहां पे ओपन करें। उस हेडक्वार्टर से जितनी बाइनांस पाकिस्तानियों को एक्सचेंज की सर्विसेज देगा, उससे हुकूमत पाकिस्तान पैसिव रेवेन्यू जनरेट करेगी, और दूसरा ये जो लीगल एक्टिविटीज हो रही है क्रिप्टो के हवाले से, वो भी मिनिमाइज हो जाएंगी, और इसके अलावा जॉब्स भी होंगी। और ये सिर्फ बाइनांस तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारी टीम है, जो आईटी की टीम होगी, जो कि इनके साथ जाके मुआहदात करेगी, सिर्फ बाइनांस के साथ नहीं, जो दीगर बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, ओके एक्सचेंज है, ह्यूबी है, इस तरह के एक्सचेंजेस को आप परमिशन देकर यहाँ पे आके वो ऑफिसेज ओपन करें, हमारे SACP से बाकायदा लाइसेंस लें, और लाइसेंस लेके हमारे यहाँ काम करें। और यहाँ पे साथ उनकी एक, जब वो लाइसेंस ले रहे हों तो उनके लिए एक ज़रूरी करार दे कि पाकिस्तान में वो फिनटेक इंडस्ट्री, इस टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ना कोई पार्टिसिपेशन, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, ताकि हम पाकिस्तानियों को इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लक जो है वो डिग्रीज वगैरह ऑफर करवाएं, और उन डिग्रीज को लेके वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके इस टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के तो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें, और हुकूमत पाकिस्तान को रेमिटेंस भी आए। तो इस तरह जॉब्स का मसला भी, और कर्ज फ्री भी हो सकता है पाकिस्तान। इट ऑल डिपेंड कि हमारे हुक्मरान जो अगर होश के नाखुन ले तो। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।